नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। अधिसूचना जारी कर दी गई। 18 जुलाई को मतदान होगा। 20 जुलाई को पता चलेगा हमारा नया राष्ट्रपति कौन होगा। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की संभावना है, क्योंकि 24 जुलाई को जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव है, तो सत्ता और विपक्ष में बाकायदे खींचतान मची हुई है। एनडीए चाहती है कि राष्ट्रपति उसका बने और सर्वसम्मत से बने। उसका एक कारण यह भी है कि जितने वोट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें से 2% वोट अभी भी कम है एनडीए के पास। इसलिए एनडीए ने यह प्रयास किया है कि सर्वसम्मति राष्ट्रपति का चयन हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपने दो नेताओं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नियुक्त किया है और कहा है कि वे जाएं, लोगों से बातचीत करें, सभी दलों से, और एक सर्वसम्मत प्रत्याशी की बात सामने लाए। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 29 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। लेकिन एक और जहां सत्ता दल सर्वसम्मत प्रत्याशी के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है और इसकी मुहिम चलाई है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में 22 विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है और उसमें यह तय करने का प्रयास किया है कि विपक्ष का एक प्रत्याशी ऐसा हो जो एनडीए के प्रत्याशी, माने सत्ता दल के प्रत्याशी पर भारी पड़े। तो 22 विपक्षी नेताओं को बुलाया है और ममता बनर्जी कल ही दिल्ली आ गई थी। उन्होंने शरद पवार से बातचीत भी की, हालांकि बात अभी कुछ बन नहीं पाई है। शरद पवार एक कुशल राजनीतिज्ञ है और वो जब ये थोक बजा करके देख लेंगे कि चुनाव में उनका पलड़ा भारी है, तभी वो मैदान में उतरेंगे। इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी से किसी भी प्रकार की हां नहीं भरी है। आज जो 22 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, वहां पर भी लगता है कि विपक्ष में एक दरार सी पड़ गई है। दरार इसलिए पड़ गई है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आने से मना कर दिया है। केसीआर लगातार इस बात के प्रयासरत है कि जितनी दूरी बीजेपी से है, उतनी ही दूरी कांग्रेस से होनी चाहिए। आज की इस बैठक में ममता बनर्जी की कांग्रेस को आमंत्रित किया गया है और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम और सुरजेवाला 3 लोग जाएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। केसीआर काफी समय से विपक्ष को एक करने में लगे, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि जितनी दूरी बीजेपी से हो उतनी ही कांग्रेस से हो। यही कारण बात नहीं बन पा रही। आम आदमी पार्टी ने भी
जो है ममता की बैठक में जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा अभी हम देखेंगे क्या हो सकता है, विचार करेंगे। तो देखा जाए विपक्ष में एका ही नहीं दिख रही अभी से ही। और कुल मिलाकर के जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है, चुनावी परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें 3 पार्टियां अहम हो गई हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो 3 पार्टियां हैं यही किंग मेकर है, और ये जिस ओर चली जाएंगे उधर बेड़ा जो है पार हो जाएगा। अब जो ये 3 पार्टियां कौन कौन सी है? एक तो पार्टी है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी, बीजू पटनायक जनता दल। तो एक तो पार्टी वो है। दूसरी पार्टी है आंध्र के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर, और तीसरी तेलंगाना के केसीआर। ये 3 पार्टियां अहम रोल प्ले करेंगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें तीनों ही पार्टियों के ममता बनर्जी की पार्टी में या उनकी बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। अब जहां तक वोट की बात है तो 776 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4120 एमएलए इसमें वोट देंगे। वोट की एक वैल्यू होती है और वो वोट की वैल्यू 10 लाख से ऊपर की है। लेकिन इसकी प्रक्रिया ये है कि उसमें जिसको 50+1 वोट मिलता है वो जीतता है, बहुमत से नहीं होता है। आपको जीतने के लिए 50+1 वोट की जरूरत है, माने 50% प्लस 1 वोट। अगर उस हिसाब से देखी जाए गणित, और ये 3 लोगों को हटा दिया जाए, बीजू पटनायक जनता दल को, वाईएस राय को और केसीआर को जो एनडीए में नहीं है, तो इस तरीके से एनडीए का वोट प्रतिशत 48 होता है, 48%। माने उसको अभी 2% वोट की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि इन दलों का सहयोग प्राप्त करके अपना राष्ट्रपति चुनाया जा सके, और उस दिशा में प्रयास शुरू भी हो गए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी क्यों इस बात के लिए प्रयास कर रही है? लोग कह रहे हैं कि देखिए ममता बनर्जी का इशारा दूसरा भी है। राष्ट्रपति चुनाव के नाम पर वो विपक्ष को एक कर रही है। अब कितना एक होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका निशाना 2024 का चुनाव भी है, और उस 2024 के चुनाव के लिहाज से भी गणित बिछा रही है। और उनका प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से विपक्ष एक हो जाए, क्योंकि उनके जो मुख्य रूप से सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में मोदी सरकार ही है, जिस पर वो लगातार हमला बोल रही है। पश्चिम बंगाल में भी उनका कहना है कि बीजेपी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष कैसे एक होगा ये देखने की बात है। लेकिन सच बात तो ये है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एक बड़ी खेमेबंदी शुरू हो गई है, और इसलिए और भी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 29 जून तक नामांकन पत्र दाखिल होंगे, 18 जुलाई को चुनाव, 20 को ये पता लगेगा कि आपका अपना नया राष्ट्रपति कौन है। तो ये बात रही राष्ट्रपति की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की पेशी की, लगातार तीसरे दिन भी राहुल गांधी की ईडी में पेशी हुई। अब खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी उलझा रहे हैं, राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। तमाम प्रकार की बातें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन कोई अधिकृत रूप से नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और राहुल गांधी ही हैं। हालांकि ये कहा गया भाई ये 3 दिन तक लगातार पूछताछ का क्या मतलब है, तो ये कहा गया कि समय लगता है,
एक एक शब्द लिखा जाता है और लिखने के बाद उसको क्लियर किया जाता है, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहे हैं जैसा कि ईडी चाहती है। अब ईडी का चाहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके मुताबिक जवाब दें। ईडी चाहती है कि जवाब बिल्कुल सपाट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है उलझा दें या इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या किया जाए और मुझे याद नहीं है और वो पैसा कहाँ चला गया, इस तरीके के उलझाव वाली बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई। लेकिन एक बात सबसे बड़ी है, तीसरा दिन है लेकिन कांग्रेस का गुस्सा कम होते नाम नहीं दिख रहा। गुस्सा कम नहीं हो रहा है, आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। खबर तो यह तक है कि आज कांग्रेस के दफ्तर के अंदर पुलिस घुस गई, कांग्रेस के दफ्तर में किसी को जाने नहीं दिया गया, बड़े से बड़े नेताओं को, और परिणाम स्वरूप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो संसद चले गए। आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला, काफी लोग घायल हो गए और यह भी कहा गया कि कांग्रेस के दफ्तर का रास्ता ही बंद कर दिया गया। कांग्रेस दफ्तर का स्टाफ ही अपने कार्यालय में नहीं पहुंच पाया। ये स्थितियां बनी रही। और क्या है, कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के लोग बदले की भावना से, चुनाव आ गया है ना, तो इसलिए कांग्रेस भ्रमित हो जाए, कांग्रेस विचलित हो जाए, कांग्रेस का जो दिशा है वो बदल जाए, कांग्रेस तनाव में आ जाए, इसलिए ऐसे समय पर, क्योंकि समय की बात की जा रही है, ऐसे समय पर राहुल गांधी पर घेराबंदी की गई। की तो सोनिया गांधी पर भी गई है, लेकिन सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती है, इस कारण उन्हें जो है नहीं बुलाया गया। बहरहाल कांग्रेस में दिग्गज नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे लोग बाकायदे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी पुलिस से जो है नोकझोंक हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस जो है लगातार अपने नेता के पक्ष में नारे भी लगा रही है, सरकार का विरोध भी कर रही है। आप बीजेपी कह रहे हैं कि भाई अगर आप बड़े पाक साफ हैं तो आइए अपनी बात कहिए, अब चले आइए। लेकिन इस तरीके का दबाव इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। लेकिन कांग्रेस कहती नहीं, इस दबाव का मतलब ये है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, हम गलत काम नहीं होने देंगे। ये बातें खुल करके सामने आ रही हैं। आज राहुल वाड्रा का तो एक बयान और भी आ गया, उन्होंने कहा कोई ताजुब नहीं है कि मेरी भी गिरफ्तारी हो जाए, ये भी हो सकता है। बहरहाल एक माहौल बन रहा है और कांग्रेस का आला कमान लोग समझ रहे हैं कि कम से कम कांग्रेस में एक नई चेतना आई है, जागृति आई है। क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन दिल्ली तक सीमित नहीं है, तमाम राज्यों में बाकायदे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो घर के बाहर न निकले बराबर। अब ये पूछताछ आगे भी चलेगी कि नहीं चलेगी, आज ही खत्म हो जाएगी, अभी इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, अगर जानकारी ये है कि यदि आज पूछताछ जारी रहती है तो लंच ब्रेक मिलेगा, और नहीं होगा तो लंच ब्रेक तक काम भी समाप्त हो जाएगा। बस हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के बहुत तेजी के साथ देश में बहस शुरू हो गई है, मिश्रित प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि एक बड़ा वर्ग है
जो कह रहा है कि नई अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, ये स्कीम तो अमेरिका जैसे देशों में पहले से लागू है और वहां पर तो 5 साल की ट्रेनिंग हर युवा के लिए अनिवार्य है और इस स्कीम से निश्चित रूप से सेना को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। लेकिन सवाल भी उठाया जा रहा है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो सेना के हित में नहीं है। 4 साल में आदमी क्या सीखेगा, क्या करेगा? आप 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, जबकि स्थिति ये होती है कि 7-8 साल लग जाते हैं किसी भी व्यक्ति को सेना को समझने में, उसमें रवा होने के लिए, और आप 4 साल में उसकी सेवाएं भी खत्म। माना कि आपने पैसा अच्छा दे दिया, उनका माना, लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा? क्या गारंटी है कि उसको सेवा मिल जाएगी? क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि सेना में जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद उनके पास पीसीएस व अन्य जगह पर सेवाएं करने का पूरा अवसर होता है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि मात्र 1-2% लोगों को ही नौकरी मिलती है और अग्निपथ में तो 4 साल व्यक्ति नौकरी करेगा, उसमें जो 25% निपुण होंगे उनको ही आगे सेवा का अवसर प्रदान होगा। हाँ, यह दावा किया जा रहा है कि जो 4 साल के बाद जो अन्य सेवाएं हैं उनमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी और इसीलिए जो अग्निपथ में नियुक्त होने वाले लोगों को अग्निवीर से कहकर के पुकारा जाएगा और ये अग्निवीर जो है सेवाओं का लाभ उठाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इस स्कीम का जोरदारी के साथ स्वागत करते हुए कह दिया है कि हम जो अग्निवीर हैं उन्हें सेवा का मौका देंगे, विभिन्न विभागों में मौका देंगे, क्योंकि ये लोग निपुण होंगे, ये समर्पित व्यक्ति होंगे, ये अनुशासन प्रिय लोग होंगे और इनसे जो है सेवाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। तो कहा यह जा रहा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम तो इनको सेवाओं में मौका देंगे, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स की जो प्रतिक्रिया है वो मिश्रित है। एक्सपर्ट्स माने पूर्व सैनिक, पूर्व कमांडर, पूर्व मेजर, पूर्व कर्नल, पूर्व सैन्य अधिकारी, कहते हैं ये जो एक्सपर्ट्स लोग हैं इनकी मिश्रित प्रतिक्रिया है, एक धारा में नहीं है। जहां लोग इस कदम की सराहना कर रहे हैं वही लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सेना में एक करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, सेना में एक कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, सेना में साहस होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। और यह तभी संभव है जब एक समयावधि ऐसी हो जिसमें वो व्यक्ति रम सके। 4 साल का समय कम है, 6 महीने की ट्रेनिंग अधिकतम, उसके बाद सेवा करना, विभिन्न विभागों में जाना, ये कहते हैं अपने आप में बड़ा ही जो अटपटा सा लगता है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इससे युवाओं में देश सेवा की एक ऐसी भावना पैदा होगी, देश सेवा के प्रति वो समर्पित होंगे। लेकिन अभी ये जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
वो युवा बड़े परेशान हैं जो बरसों से सेना में सर्विस के लिए मशक्कत कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, फिटनेस करने के प्रयास कर रहे हैं वर्षों से, और जब उन्हें पता लगा कि अब तो उनकी 4 साल की ही सेवा होगी तो वो बड़े विचलित हो गए। और ऐसे युवाओं ने आज बिहार में उपद्रव भी किया। बिहार के बक्सर और मुजफ्फरपुर में बाकायदे ट्रेनों पर इन गुस्साए युवाओं ने पत्थर फेंके, सड़क जाम कर दी, और इनका कहना यह था कि इस तरीके से सेना में जो उन्होंने अपना एक सपना देख रखा था वो चकनाचूर हो गया है। ये बात कह रहे हैं। बहरहाल अभी तो मिश्र प्रतिक्रिया है, सराहना भी हो रही है, विरोध भी हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह स्कीम अपने देश के लिए कितनी प्रभावी होगी, क्योंकि हमारी चुनौतियां कम नहीं है, हमारे सामने शत्रु कम नहीं है, और हमने कुछ ऐसे युद्ध झेले भी हैं जहां पर हमें बहुत ही शर्मिंदगी भी हुई है। तो देखना है कि अग्निपथ अपने अग्निपथ पे कितना खरा उतरता है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।